आप इसे किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आप तो निजी तौर पर भी रजत शर्मा को जानते हैं, क्या वो इस तरीके के आदमी है? मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं है कि रजत शर्मा जी गाली दे सकते हैं कि भारत के कानून कितने घटिया हैं। सरकार भी इसको समझ ले, जजेज भी इसको समझ ले। जब जब कह रहे थे 400 पार चाहिए, उसी समय अगर 10 पॉइंट बता देते कि 400 पार क्यों चाहिए, और मुझे तो लगता है कि जो 100 दिन में ही आ जाएगा। तो बात तो वही हुई, आप 2 करोड़ को मकान दे रहे हो, 10 करोड़ बेघर पैदा हो जा रहे हैं। आप अगर ध्यान से देखिए तो भारत की 50% समस्याओं का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। इसलिए मैंने ट्वीट करके बोला था 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देना पड़ रहा है। तो ये बहुत गर्व की बात नहीं है। नहीं, शर्म की बात है। मैं कह रहा हूँ शर्म की बात है। मैं ये कह रहा हूँ जो कश्मीर में आतंकवादी है 100% मुस्लिम, और चूंकि व्यवस्था गुलामी वाली है तो सोच गुलामी वाली है। ये जज दुनिया भर के भाषण देते रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अश्वनी उपाध्याय मेरे साथ इस पॉडकास्ट में आज मौजूद हैं और आज हम बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका। देखिए, चुनाव हो गए हैं, लेकिन चुनावों के बाद भी ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी लाजमी है। और अक्सर अश्वनी उपाध्याय एक बात कहते हैं कि झूठ को झूठ नहीं, अपराध घोषित कर देना चाहिए। मैं उनके इसी बयान से अपने इस पॉडकास्ट की शुरुआत करूंगी, क्योंकि एक मामला सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। रजत शर्मा, ये नाम आपने सुना होगा, आपकी अदालत में उनको होस्ट करते हुए देखा होगा, और पत्रकारिता जगत में एक बहुत जाना माना चर्चित नाम है। मतलब ये समझ लीजिए, जो लोग इस फील्ड को जानते हैं या नहीं भी जानते हैं, रजत शर्मा को सबने देखा है, सबने सुना है। उनकी शालीनता से हर कोई वाकिफ है। उनका एक वीडियो अश्वनी जी सोशल मीडिया पर वायरल होता है, जिसमें रागिनी नायक जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता है वो बैठी हुई हैं, मीनाक्षी जोशी जो उनकी एंकर हैं वो बैठी हुई हैं, और कुछ एक सेकंड का क्लिप वायरल किया जा रहा है जिसको लेकर ये दावा किया जा रहा है कि रजत शर्मा ने गाली दी। अब अपने अपने थ्योरीज निकाली गई हैं, जैसे कि जो लोग रजत शर्मा का बचाव कर रही हैं, जैसे कि सुशांत सिन्हा, वो भी जाने माने पत्रकार हैं, या जो भी समर्थक हैं रजत शर्मा के, वो कह रहे हैं गाली नहीं दी है। वो सिर्फ एक कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा, लोग कह रहे हैं गाली नहीं दी। अच्छा, लिपसिंग को आप कैसे पढ़ेंगे, कैसे जस्टिफाई करेंगे कि भाई यही बोला गया है? तो इस पर मैं भी कोई टिप्पणी नहीं करूंगी। मुझे बस ये जानना है कि रागिनी नायक को एक हफ्ते बाद रियलाइज हुआ, क्योंकि ये काउंटिंग वाले या वोटिंग वाले किसी दिन का ये पूरा वीडियो बताया जा रहा है, एक हफ्ते बाद रियलाइज हुआ। दूसरी बात, जब रजत शर्मा को पूरी तरीके से टारगेट किया जाने लगा तो वो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, रो रही हैं, और पूरा एकदम ड्रामेटाइज किया गया है इसको। आप इसे किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आप तो निजी तौर पर भी रजत शर्मा को जानते हैं, क्या वो इस तरीके के आदमी है कि गाली देकर किसी महिला से बात करें? देखिए नम्रता जी, मैं रजत जी को पिछले 25 वर्षों से जानता हूँ। टीवी के माध्यम से भी उनको देखता हूँ, और ऐसे गाहे बगाहे मुलाकात भी होती रहती है। इंडिया टीवी के कार्यक्रम में होते हैं, मैं उसमें भी जाता हूँ, और अलग अलग तरीके से, मतलब कुल मिला के लगभग आप ये कह सकती हैं कि सन 2000 के बाद अच्छी तरीके जानता हूँ उनको। मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं है कि रजत शर्मा जी गाली दे सकते हैं। मुझे तो लगता है अपने घर में भी किसी को नहीं डांटते होंगे, उनका तो ऐसा स्वभाव है। बाहर तो छोड़ दीजिए, मुझे नहीं लग रहा है कि वो घर में भी किसी को डांटते होंगे या गाली देते होंगे। बिल्कुल मुझे तो निराधार लग रहा है। लेकिन एक बात फिर सिद्ध हो गई कि घटिया कानून के कारण रजत शर्मा जी भुगत रहे। आज की डेट में आप कुछ भी आरोप लगा दो, झूठा आरोप लगा दो, कुछ भी कर दो, अंत में फिर मुकदमा चलेगा 10 साल 20 साल। मान लीजिए रजत शर्मा जी ने बोला मैं डिफेमेशन करूंगा, ठीक है, डिफेमेशन केस 10 साल चलेगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और 10 साल तक रजत शर्मा जी को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाना पड़ेगा। मान लीजिए रजत शर्मा जीत भी जाते हैं तो रागिनी नायक चली जाएंगे हाई कोर्ट में, तो 10 साल हाई कोर्ट में चलेगा। उसके बाद वहाँ से भी अगर रजत शर्मा जीत जाते हैं तो मैटर सुप्रीम कोर्ट में आएगा। सुप्रीम कोर्ट रागिनी नायक चली जाती हैं तो 10 साल सुप्रीम कोर्ट में चलेगा। तो 30 साल के बाद क्या डिसाइड होगा कि रजत शर्मा जी ने गाली दिया था कि नहीं दिया था। 30 साल कोई मुकदमा लड़ेगा इतनी सी बात के लिए? मैं बार बार कहता हूँ, ये जो झूठ परोसा जाता है, झूठी गवाही दी जाती है, झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, झूठे भाषण दिए जाते हैं, झूठी सब जो झूठ का कारोबार चल रहा है, इसका मूल कारण है भारत का कानून घटिया है, भारत की न्याय व्यवस्था सड़ी हुई है। भारत में झूठ बोलना पाप तो है, झूठ बोलना अपराध नहीं है। दुनिया के कई देशों में झूठ बोलने पे 10 से 20 साल की सज़ा होती है, 10 से 20 साल की सज़ा होती है। अमेरिका में, सिंगापुर में, जापान में, जर्मनी में, न्यूजीलैंड में, डेनमार्क में, दुनिया में कम से कम 20 ऐसे देश हैं जहां झूठ बहुत ही गंभीर अपराध है। इसलिए आप वहां पे झूठ कोई काम नहीं कर सकते, झूठा आरोप नहीं लगा सकते।
यहाँ तो रागिनी नायक ने झूठा, अच्छा आप ये भी सोचिए 4 तारीख का ये लाइव का मामला है, लाइव शो में हुआ ना ये, और उनको 10 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। 6 दिन के बाद वो जिस तरीके से रो रही हैं, अब मैं ये नहीं कहूँगा रागिनी जी बहुत अच्छी हैं, मैं उनको अपनी बहन कहूँगा, हमारी भाई अल्टीमेटली किसी भी पार्टी में है, लेकिन हैं तो बहन ही लगेंगी वो भी। लेकिन रागिनी जी ने जो 6 दिन के बाद ये किया है, ऐसे लग रहा थोड़ा ओवर एक्टिंग कर रही हो, ऐसे लग रहा था, क्योंकि अगर उनको वास्तव में गाली लगी तो उनको तो 4 तारीख को समझ में आ जाता था रजत शर्मा जी ने गाली दे दिया। ये गाली का आभास उनको 6 दिन के बाद हो रहा है, जब सोशल मीडिया यूजर्स को हो गया, सोशल मीडिया यूजर को हो गया। तो मुझे तो, और दूसरी बात ये भी तो हो सकता है कि रजत शर्मा जी ने नहीं बोला और अब उनके वीडियो में उसमें AI का यूज़ करके या बाकी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उनके मुंह से गाली भी कहलवाई जा सकती है। ऐसे भी वीडियो वायरल किए जा सकते हैं जिसमें रजत शर्मा जी ने गाली भले नहीं दिया हो, लेकिन जो वायरल वीडियो में उनको गाली देता हुआ किया सकता है, क्योंकि इस वाले चुनाव में तो 2500 वीडियो वायरल हुए हैं। हाँ, मुझे इस बारे में भी आपसे पूछना था। मैंने अमित शाह का वीडियो देखा, JP नड्डा का भी खैर वीडियो सामने आया जिसमें आधी बात परोसी गई, पूरी बात नहीं दी गई। योगी का एक वीडियो वायरल हुआ, और पता नहीं ऐसे कितने वीडियोस वायरल हुए जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन इसने इतना इफेक्ट डाला इन चुनावों पर। और आप आपने तो शायद लिस्ट भी बना रखी है। मैंने 25 वीडियो की लिस्ट बनाई है। अमित शाह जी जो देश के गृह मंत्री हैं, उनका वीडियो एक फर्जी वीडियो वायरल किया जाता है जिसमें अमित शाह जी कह रहे हैं हम आरक्षण खत्म कर देंगे। अरुण गोविल का एक फर्जी वीडियो वायरल होता है जिसमें कह रहे हैं हम दलित के यहाँ खाना नहीं खाएंगे। बीजेपी नेताओं के 3-4 वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें वो SC ST को पीट रहे हैं, दलितों को पीट रहे हैं। और बाकी तो छोड़िए, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी का एक फर्जी वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं हम संविधान खत्म करेंगे और मनुस्मृति लागू करेंगे। आप जरा सोचिए, ये घटिया कानून का दुष्परिणाम है कि फर्जी वीडियो बनाने वालों और वायरल करने वालों को कोई खौफ ही नहीं है। रजत शर्मा जी तो बेचारे ठीक है टीवी के हैं, यहाँ तो गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के फर्जी वीडियो वायरल हो रहे हैं, तो रजत शर्मा जी की क्या उनका क्या उसमें क्या कहेंगे फिर। किरोड़ी लाल मीणा सांसद, उनका फर्जी वीडियो वायरल होता है हम आरक्षण खत्म कर देंगे। आचार्य प्रमोद कृष्णम का 5 साल पुराना वीडियो वायरल किया जाता है नए डेट में, ऐसे लगता है अभी लेटेस्ट वो बोल रहे हैं, कह रहे हैं आरक्षण खत्म कर देंगे। यूपी में SC ST एक्ट का में प्रमोशन खत्म हो चुका है, एक इसका फर्जी वीडियो वायरल हो जाता है। PM मोदी जी का आरक्षण विरोधी एक और दूसरा वीडियो फर्जी वीडियो वायरल होता है। अखिलेश यादव जी एक मंदिर में दर्शन करने गए, वो दर्शन करके चले गए, उसके कई घंटे बाद वो मंदिर धोया जाता है। मंदिर धोने का कारण ये था कि बहुत सारे लोग जूता पहन के आ गए थे, बहुत सारे लोग अखिलेश जी के साथ में आए, उन्होंने जूता निकाला नहीं, घुस गए। तो स्वाभाविक सी बात है, अगर मंदिर में कोई जूता पहन के जाएगा तो मंदिर तो धुआ। और बल्कि वो जो वहाँ मंदिर प्रांगण जो धुलता है ना अश्विनी जी, वो रोज धुलता है, वो रोज धुलता है। अरे भैया कोई भी मंदिर दिन में 2 बार धुलता है, कम से कम 2 बार, एक सुबह एक शाम धुलेगा। लेकिन वीडियो बनाने वालों ने दर्शन वाला उनका दिखाया और वीडियो वाला बीच वाला पोर्शन काट दिया और उसको जोड़ के वायरल कर दिया। अब आम जनता को कैसे पता चलेगा कि यार ये अखिलेश यादव जी के जाने के कितनी देर बाद ये मंदिर धोया गया, लेकिन इस इलेक्शन में यूज किया गया। इसके अलावा भागवत जी का एक फर्जी वीडियो वायरल किया गया जो कह रहे हैं इस बार सत्ता में आ जाएगी तो हम आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए, समीक्षा हो जानी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं मराठा समुदाय तो लुटेरा है। जरा सोचिए, माननीय प्रधानमंत्री जी मराठों के बारे में, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में कितनी बढ़िया बातें करते रहे, कितनी बार वो छत्रपति शिवाजी महाराज को तो भगवान के तरीके उनकी पूजा करते हैं, और उनका वीडियो वायरल हो रहा है कि मराठे लुटेरा है। एक ठाकुरों को गाली देने का फर्जी वीडियो वायरल हो रहा है अमित शाह जी का, ब्राह्मणों को गाली देने का फर्जी वीडियो वायरल हो रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, ठीक है। बीजेपी को वोट न देने पे दलितों की पिटाई हो रही, वीडियो वायरल हो रहा है। एक प्रधानमंत्री जी का फर्जी वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें सिखों का अपमान कर रहे हैं, सिखों को आतंकवादी बता रहे हैं। अयोध्या में राष्ट्रपति जी को बुलाया नहीं गया कि फर्जी वीडियो वायरल हो रहा है। PM मोदी जी की जो गारंटी है, जो उन्होंने गारंटी दिया, उसको अमित शाह जी कह रहे हैं यह गारंटी झूठी है, ये तो जुमला है। आप जरा सोचिए, गृह मंत्री जी का वीडियो वायरल किया जा रहा है, फर्जी वीडियो बना के वायरल किया जा रहा है। बीजेपी को RSS की जरूरत नहीं है, इस पे एक अच्छा खासा बड़ा एक फर्जी वीडियो बनाया गया। किस कंटेस्ट में नड्डा जी ने बोला उसको सब हटा दिया गया, उसका नया पूरा एंगल दे दिया गया कि बीजेपी को RSS की जरूरत ही नहीं है। कर्नाटक के लोग पापी हैं, ये प्रधानमंत्री जी का फर्जी वीडियो वायरल हुआ है। काशी विश्वनाथ में पूजा करते समय मोदी जी का चेहरा ढक दिया, योगी जी का चेहरा ब्लर कर दिया गया, और ये PMO ने आदेश किया, एक फर्जी वीडियो वायरल हो रहा है। मनोज तिवारी ने कन्हैया से हार मान लिया, कन्हैया कुमार से, एक इसका फर्जी वीडियो वायरल हो रहा है। इसी तरीके से आमिर खान, रणबीर कपूर कह रहे हैं राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाओ, फर्जी वीडियो वायरल हो रहा है।
अल्लू अर्जुन, रवीना टंडन कह रहे हैं राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाओ, वो फर्जी वीडियो वायरल हो रहा है। और सबसे बड़ा ये, इससे बड़ा फर्जीवाड़ा क्या होगा, 1 लाख की गारंटी के फॉर्म भरवा दिए गए। हर महीने 8500 रुपये में मिलेगा, खटाखट उसके फॉर्म भर दिए गए। कोई भी फाइनेंशियल स्कीम का फॉर्म तब भरवाया जाता है जब वो मंत्रिमंडल से पास हो जाती है, बजट उसका पास हो जाता है संसद से, उसके बाद वित्त मंत्रालय उसका नोटिफिकेशन इशू करता है, उसके बाद वो राज्यों के पास आता है, राज्य सरकार उसको नोटिफिकेशन इशू करती है, फिर वो फॉर्म भरवाया जाता है। ऐसा कुछ नहीं हुआ जब। इसके बावजूद कांग्रेस ने यूपी बिहार में खटाखट वालों को फॉर्म भरवा लिया कि अपना अपना फॉर्म भर दो, 1 लाख रुपए साल में मिलना शुरू हो जाएंगे। केजरीवाल ने दिल्ली में फॉर्म भरवा लिया महिलाओं से, फॉर्म भर दो, तुम्हें इलेक्शन के बाद 1,000 मिलना शुरू हो जाएगा। अब वो महिलाएं केजरीवाल को ढूंढ रही हैं दिल्ली में, और इधर महिलाएं ढूंढ रही हैं यूपी और बिहार में राहुल गांधी को ढूंढ रही हैं। और क्यों कर लिया? क्योंकि कानून का खौफ नहीं है। आप फर्जी वीडियो बना लो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आप फर्जी फॉर्म भरवा लो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आप फर्जी वादा कर दो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो इसलिए आज मैं मीडिया जगत से कहना चाहूँगा, आप इस बात को समझ लीजिए कि भारत के कानून कितने घटिया हैं। सरकार भी इसको समझ ले, जजेज भी इसको समझ ले, न्यायपालिका के लोग भी इसको समझ लें, खबरपालिका के लोग भी समझ लें, विधायिका के लोग भी समझ लें कि भारत की सबसे बड़ी समस्या है घटिया कानून, सड़ी हुई न्याय व्यवस्था। चूँकि एक तो पहली बात कानून घटिया है, मुकदमे 20 से 30 साल चलते हैं, इसलिए किसी को कुछ भी कहने में, कोई भी आरोप लगाने में, किसके बारे में कुछ भी कह देने में, हत्या का आरोप लगाने में, बलात्कार का आरोप लगाने में, छेड़छाड़ का आरोप लगाने में, मानहानि, कुछ भी कह देने में किसी कोई खौफ नहीं है। उस खौफ को पैदा करना ज़रूरी है। वो तभी होगा जब पुलिस रिफॉर्म होगा, जुडिशल रिफॉर्म होगा, आपका एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म होगा और जस्टिस विद इन ईयर लागू होगा। अगर रागिनी नायक को ये दिमाग में होता कि अगर मैंने ये आरोप लगा दिया और कोर्ट में सिद्ध हो गया, मुझे साल भर के अंदर सजा हो जाएगी, तो आरोप नहीं लगाती। वो जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रोई हैं, बाकी कहीं हैं, वो नहीं करती। अल्टीमेटली चूंकि कानून का खौफ नहीं है तो किसी खिलाफ कुछ भी आरोप लगा दो। अच्छा, चुनावों का मैंने शुरुआत में जिक्र किया, और यूपी का अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं तो यूपी में बहुत सारी सीटों का नुकसान हुआ है। इसके पीछे का एक फैक्टर ये बताया जा रहा है कि कुछ बीजेपी नेताओं ने 400 पार का नारा तो दिया, कुछ अमेंडमेंट की बात की, लेकिन मिसकोट करवाया गया विरोधी दलों की तरफ से, और ये मैसेज जनता तक पहुंचाया कि संविधान बदल दिया जाएगा। 400 पार का नारा और संविधान बदल देने का जो भी ये मिसकोटेशन गया है लोगों की नज़रों में, आपको नहीं लगता ये एक फैक्टर रहा है यूपी में? देखिए नम्रता, 400 पार का नारा जो दिया, उसमें कहीं न कहीं जनता को ये बताने में कमी रह गई कि 400 पार क्यों चाहिए। बिल्कुल। जैसे व्यक्तिगत रूप से मैंने जितने इंटरव्यू दिए, तो मैंने 400 पार क्यों चाहिए इसमें 10 तो मेरे साथ ही कई बार आपने आपके साथ मैंने कितनी बार बोला कि 400 पार क्यों चाहिए। कहीं न कहीं मुझे लगता है कि बाकी लोगों ने जहां कहा कि संविधान में संशोधन होगा, देखिए संविधान में बदलाव कहिए, संविधान में संशोधन कहिए, दोनों बात एक ही है। और ऐसा नहीं कि संविधान आज तक बदला नहीं है। 125 बार संविधान बदला जा चुका है और 125 में से 85 बार कांग्रेस ने बदला हुआ है। तो कांग्रेस को तो ये हक ही नहीं है कहने का कि संविधान बदल देंगे। अरे 85 बार तुमने बदला हुआ है, तो 4 से 10 बार अगर बीजेपी बदलेगी तो क्या दिक्कत है? जनता के भले के लिए, समाज के भले के लिए, देश में भले के लिए, भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए, अपराध खत्म करने के लिए, राष्ट्र की जो खतरे हैं उनको खत्म करने के लिए, और मौजूदा स्थिति को देखते हुए अगर कुछ अमेंडमेंट्स होती हैं, उसका मतलब ये थोड़ी संविधान ही बदल दिया जाए। संविधान बदला जाएगा तो संसद में प्रस्ताव आएगा, बैठे बैठे बीजेपी ऑफिस में थोड़ी संविधान बदला जाएगा। अरे संविधान बदला जाएगा तो पार्लियामेंट में प्रस्ताव आएगा, कांग्रेस को अगर कुछ कहना है तो वहां पे कह दे, उसके पक्ष में कहे, विपक्ष में जो कुछ कहना कहे। वैसे भी यूपीए 1 यूपीए 2 में भी संविधान में कितनी बार संशोधन हुआ है, एनडीए 1 एनडीए 2 में भी संविधान में संशोधन हुआ है, ईडब्ल्यूएस आरक्षण आया है और भी कई सारे मुद्दे आए, तो संविधान में संशोधन तो होता है, ये तो सतत प्रक्रिया है। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं ऐसे लगता है मिसकम्युनिकेशन ये हुआ कि प्रत्येक रैलियों में अब की बार 400 पार नारा लगा, लेकिन शायद ये बताने में थोड़ी कमी रह गई कि 400 पार क्यों चाहिए। मेरा ये मानना है कि सभी नेता ऊपर से लेकर नीचे तक जब जब कह रहे थे 400 पार चाहिए, उसी समय अगर 10 पॉइंट बता देते कि 400 पार क्यों चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए चाहिए, धर्मांतरण नियंत्रण कानून के लिए चाहिए, घुसपैठ नियंत्रण कानून के लिए चाहिए, या पुलिस रिफॉर्म के लिए चाहिए, या जुडिशल रिफॉर्म के लिए चाहिए, या टैक्स रिफॉर्म के लिए चाहिए, इलेक्शन रिफॉर्म के लिए चाहिए, 1 नेशन 1 इलेक्शन कोड के लिए चाहिए, एक साथ चुनाव कराने के लिए चाहिए, या यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना, जो भी एक 10 पॉइंट अगर हमने बता दिया होता
तो विपक्षी पार्टियों को बरगलाने का और जनता को गुमराह करने का मौका नहीं मिलता। चूंकि बार बार यहां से कहा गया मंच से अब की बार 400 पार, लेकिन ये नहीं बताया क्यों 400 पार। तो कांग्रेस ने बड़े चालाकी से उसको ये कह दिया कि 400 पार चाहिए संविधान में संशोधन करने के लिए, संविधान में बदलाव करने के लिए। मतलब कहते नहीं अश्वस्थामा हतो नरो वा कुंजरो, कांग्रेस ने वो खेल खेला। अब आप कांग्रेस के खिलाफ वो भी नहीं कर सकते हो, आप उनको कोर्ट में घसीट नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि वो कहेंगे हाँ जी इनको 400 पार चाहिए था संविधान में संशोधन करने के लिए, बदलाव करने के लिए। तो संविधान में बदलाव करना, संशोधन करना सरकारों का काम है। सरकारें संविधान को लेकर ऐसे थोड़ी बैठी रहेंगी। संविधान संशोधन करना, कानून में संशोधन करना, कानून बदलना, संविधान संविधान के आर्टिकल्स में नए नए बदलाव करना, यही तो सरकारों का काम है। और क्या उनका काम क्या है? उनका फीता काटना उनका थोड़ी काम है। संसद चलती किस लिए? इसीलिए चलती है। जैसे डॉक्टर का काम है बढ़िया बढ़िया दवाई देना, ऐसे सांसद विधायक का काम है बढ़िया बढ़िया कानून बना के देना, बढ़िया बढ़िया संविधान में नई नई व्यवस्था ला के देना, पुराने घटिया कानूनों को बदलना, यही काम था। तो वो कहीं ना कहीं मिस रहा। मैंने ये देखा कि उत्तर से दक्षिण तक कई सारे नेताओं के बयान आए जिन्होंने अपने रैलियों में बोला कि भाई अब की बार 400 पार, और एकदम इतना पॉपुलर नारा हो गया था, इतना पॉपुलर हो गया था, पूछिए नहीं, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि वो अगर सभी जो लोग नारा लगा रहे थे हाथ के हाथ वो 10 पॉइंट बता देते कि इस लिए चाहिए रिलीजन के बाद में माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्लैरिफाई किया हमको 400 पार चाहिए जो रिलीजन के आधार पर आरक्षण चल रहा है इसको खत्म करने के लिए। अगर हमने ये कह दिया होता हमको 400 पार चाहिए जो माइनॉरिटी मेजॉरिटी का जो तुष्टीकरण चल रहा है इसको ठीक करने के लिए, हमको 400 पार चाहिए धर्म और रिलीजन के बीच में अंतर बताने के लिए, हमको 400 पार चाहिए फंडामेंटल ड्यूटी को इन्फोर्सिएबल बनाने के लिए, हमको 400 पार चाहिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल को इन्फोर्सिएबल बनाने के लिए, जो भी एक 10 पॉइंट 15 पॉइंट 20 पॉइंट अगर बताते जाते तो मेरा ये मानना है 400 पार भी हो जाता और कांग्रेस को और उसके सहयोगियों को झूठ बोलने का मौका भी नहीं मिलता, झूठ फैलाने का मौका नहीं मिलता। बिल्कुल। अच्छा, इन चुनावों में एक मुद्दा यूसीसी का बड़ा गरमाया, चुनावों से पहले भी चुनावों के दरमियान भी। उत्तराखंड तो इसमें आगे निकल गया, पुष्कर सिंह धामी ने तो कर दिया जो करना था, लेकिन देश में मुझे लगता है कि थोड़ा सा दिक्कत अब होगी क्योंकि यूसीसी का जिस तरीके से विरोधी दलों ने विरोध किया, मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि अब टीडीपी और नीतीश के साथ में आ जाने से इतना इजी तो नहीं होगा देश में यूसीसी लाना कहीं ना कहीं, क्योंकि इनका वोट बैंक, नीतीश का वोट बैंक हमें पता है कि एक हद तक क्या है, इतना इजी तो नहीं होने वाला। देखिए स्वाभाविक सी बात है, अकेली अपनी सरकार होना और फिर सहयोगियों के साथ होना थोड़ा सा अंतर तो आता है, लेकिन अभी मुझे लगता नहीं माननीय प्रधानमंत्री जी को कोई दबाव में ले पाएगा। और वैसे भी अगर आप यूसीसी पे डिबेट करके देखिए ना तो यूसीसी चाहिए किसको? हिंदुओं को यूसीसी से कोई फायदा नहीं, जैन को यूसीसी से कोई फायदा नहीं, पारसी को थोड़ा फायदा है, बाकी हिंदू जैन बौद्ध और सिख इनको तो यूसीसी आए ना आए कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उनको कोई फायदा नहीं है। अल्टीमेटली यूसीसी एक दवाई है, दवाई किसको चाहिए होती? जो बीमार हो, जहाँ पे कुप्रथाएं चल रही हो, जहाँ कुरीतियाँ चल रही हैं, उनको यूसीसी ठीक करेगा। हिंदू जैन बौद्ध सिख जो हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत आते हैं उनकी सारी कुरीतियों कुप्रथाओं के लिए कानून बन चुका है, बाल विवाह के लिए कानून है, बाकी और चीज़ों की छुआछूत के लिए कानून है, सती प्रथा के लिए कानून, सारी ये तो जो विदेशी कुप्रथाएँ चल रही हैं जो मुगलों के समय से आई, चाहे वो तलाक़े हसन है, तलाक़े बाइन है, तलाक़े किनाया है, तहर्रुस है, मुता है, मिस्यार है, हलाला है, चार शादी, ये जो मुगलों के समय पे आई, ये उनको ठीक करने के लिए। तो वास्तव में अगर कोई यूसीसी का विरोध कर रहा है तो सबसे बड़ा वो मुस्लिम विरोधी है, अगर कोई यूसीसी का विरोध कर रहा है तो सबसे बड़ा वो महिलाओं का विरोधी है। लेकिन मुस्लिम अगर इसे अपनी कुरीतियां ना मान रहे हो, जब कोई अपनी बीमारी मान ही नहीं रहा है कि हमें बीमारी है, नहीं तो वो इलाज क्या लेगा? देखिए आदमी अगर जो बीमार है वो डॉक्टर के पास अपनी बात माने या ना माने कि मैं बीमार हूं या ना मानूं, डॉक्टर की ये ड्यूटी उसको दवा देना। अगर डॉक्टर उसको दवा नहीं दे रहा है तो वो अपनी ड्यूटी के साथ वो एक तरीके से गद्दारी कर रहा है। यूसीसी संविधान में लिखा हुआ है, यूसीसी पे 23 नवंबर 1948 को लंबी चर्चा हुई थी, तभी हमारे संविधान में आया था। यूसीसी पहले बहुत डिले हो चुका है। संविधान का मतलब होता है, संविधान दो शब्दों से मिलकर बना, संविधान, समधन विधान बराबर संविधान। हमारे देश में अभी संविधान है कहाँ? हमारे देश में बहुविधान चल रहा है, हिंदू का अलग विधान, मुस्लिम का अलग विधान, पारसी का अलग विधान, ईसाई का अलग विधान, और देश कहते हैं चल रहा है संविधान से। तो संविधान तो तब आएगा ना जब यूसीसी होगी, समान नागरिक संहिता होगी। इसलिए मेरा ये मानना है कोई माने या कोई विरोध करे,
कोई कम्युनिटी कहे यूसीसी लागू करो और कोई कम्युनिटी कहे यूसीसी मत लागू करो। इससे सरकार को विचलित नहीं होना चाहिए। उसको सीधे सीधे संविधान में लिखा हुआ है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर्टिकल 44, आर्टिकल 37 में लिखा है कि इसको इन्फोर्स करना ये सरकार की ड्यूटी है। ये भी लिखा हुआ है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो फंडामेंटल राइट से किसी हालत में कम नहीं है। सब कुछ लिखा हुआ है। तो मुझे लगता है बहुत जल्द यूसीसी आएगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। मैनिफेस्टो में भी है, प्रधानमंत्री कई बार कह चुके हैं, और मुझे तो लगता है कि जो 100 दिन में ही आ जाएगा। 100 दिन में ही आ जाएगा। अच्छा, ये घुसपैठियों का भी एक मुद्दा बड़ा चर्चा का विषय बनता है। घुसपैठियों को रोका कैसे जाए? अगर ये सवाल किसी के सामने रखते हैं तो कोई कहता है कि ये तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की जिम्मेदारी हो जाती है, ये तो आपको गृह मंत्रालय से पूछना चाहिए, आप स्टेट की सरकार से या किसी राज्य की सरकार से। जैसे मैं बंगाल का मुद्दा कई बार उठाती हूँ, झारखंड का उठाती हूँ, तो सवाल आ जाता है कि वहाँ का स्टेट गवर्नमेंट का इसमें क्या योगदान है। मुझे लगता है कि घुसना और वहाँ पर उन्हें फिर नागरिकता दे देना, दोनों ही तरफ से जिम्मेदारी है। एक खबर आई कि बीएसएफ ने घुसपैठियों को मार भी गिराया है, कुछ ऐसी खबर भी है। कुल मिला के आप क्या समझते हैं, कैसे रोका जाएगा? देखिए, घुसपैठ हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। 5000 घुसपैठिए गए थे। एक देश था पर्शिया, उस पर्शिया को 5000 घुसपैठियों ने 50 साल के अंदर ईरान बना दिया और वहां से सारे पारसी भाग गए। भारत में घुसपैठ बहुत बड़ी समस्या है। मेरी पीआईएल चल रही है सुप्रीम कोर्ट में। 2017 में जब मैंने पीआईएल फाइल किया तो उस समय कहा था 5 करोड़ घुसपैठी आ चुके हैं। घुसपैठियों को रोकना, घुसपैठियों को बाहर निकालना, घुसपैठियों को डिटेक्ट करना, घुसपैठियों को डिटेन करना, घुसपैठियों को डिपोर्ट करना, ये राज्य और केंद्र दोनों की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम अपने लोगों को तो शुद्ध पानी दे नहीं पा रहे हैं, शुद्ध हवा दे नहीं पा रहे हैं, शुद्ध उनको फल दे नहीं पा रहे हैं, हम अपने लोगों को तो सबको रोजगार दे नहीं पा रहे हैं, फिर हम घुसपैठियों को क्यों लें भैया? हमारे यहाँ मैन पावर की कमी है क्या? अरे वो देश घुसपैठियों को लें जिनके यहाँ काम ज़्यादा है और इंसान कम है, काम करने वाले कम है। हमारे यहाँ तो ऑलरेडी एक्स्ट्रा है, हमारे यहाँ तो वैसे भी इतनी सारी बेरोजगारी है, इतना सारी और समस्याएं हैं। मेरा ये मानना है घुसपैठियों को निकाल के बाहर फेंकना ये बहुत बड़ा टास्क है और इसको दोनों मिलके ही कर सकते हैं। इसलिए अगर कोई राज्य कह रहा है कि हम नहीं, अभी एक वीडियो आया है जिसमें घुसपैठियों ने बीएसएफ ने गोली चलाई है। आप उनका साहस देखिए ना, कितना उनका साहस है कि वो अंदर आते हैं और खौफ नहीं लगता कि बीएसएफ वाले गोली मार देंगे। और सबसे बड़ा एक महापाप हुआ था यूपीए 2 में। आज तक मैं आज पहली बार आपको कह रहा हूँ, ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ आपको। उस समय यूपीए 2 में भारत की सरकार ने, मनमोहन सिंह की सरकार ने बांग्लादेश के साथ एक ट्रीटी कर लिया, उसको कहते हैं नॉन लीथल ट्रीटी। कोई भी आप गूगल करिएगा, नॉन लीथल ट्रीटी विथ बांग्लादेश। उसमें क्या कहा कि आप वहां पे ना गोली नहीं चलाएंगे, गोली नहीं मारेंगे। अब हो क्या रहा है, वहां जो काउ स्मगलर है वो सारी गाय लेके जा रहे हैं, बेचारे बीएसएफ वालों का हाथ बंधे हुए हैं, गोली नहीं चला सकते। उधर से घुसपैठिए थोक में आ रहे हैं, पूरे भर भर के आ रहे हैं। बीएसएफ वाले डंडा तो चला सकते हैं लेकिन गोली नहीं चला सकते। उन नॉन लीथल ट्रीटी, उस भारत की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने जो नॉन लीथल ट्रीटी किया था ना, वो एक तरीके से घुसपैठियों को संरक्षण देने के लिए किया था कि भारत में घुसपैठ होती जाए। ये तो अब पहली बार हुआ है कि जहाँ पे देखते ही घुसपैठिया घुसा और बीएसएफ ने गोली मारी है। अदरवाइज नॉन लीथल ट्रीटी चक्कर में हमारे बीएसएफ वालों को हाथ पैर बांध दिए थे। और कई बार तो ऐसा हुआ कि वहाँ के जो गाय के तस्कर हैं वो हमारे बीएसएफ वालों पर हमला कर दिए। बेचारे बीएसएफ वाले उन नॉन लीथल ट्रीटी के चक्कर में उनको ठीक से उनको जवाब नहीं दे पाए। ये हुआ है। मेरा ये मानना है कि सबसे पहले घुसपैठ को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा घोषित करना चाहिए। घुसपैठ को देश की एकता अखंडता के लिए खतरा घोषित करना चाहिए। घुसपैठ को एक ऑर्गेनाइज क्राइम घोषित करना चाहिए। और घुसपैठियों और उनके मददगारों, क्योंकि एक घुसपैठिया आता है तो भारत में उसके 5 मददगार होते हैं कम से कम, कई बार तो 10 मददगार होते हैं। एक घुसपैठियों को अंदर लाता है, दूसरा उनको बस में बैठाता है, तीसरा उनके लिए राशन का पैकेट, पूरा किट बना बना के उनको पैकेट देता है, चौथा उनको ले जाके कहीं हाईवे के किनारे, जंगल में, सड़क के किनारे उनको झुग्गी बनवाता है, फिर 5वां उनको आधार बनवाता है, फिर एक उनको राशन कार्ड बनवाता है, फिर उनके डॉक्यूमेंट इकट्ठे होते हैं। तो जब तक घुसपैठियों के मददगारों के खिलाफ कठोर कानून नहीं बनेगा, 2-4 घुसपैठियों के मददगारों को अगर टांगा नहीं जाएगा फटाफट, तब तक घुसपैठ नहीं रुकेगी। घुसपैठ को रोकना बहुत ज़रूरी है। हमारा पूरा बॉर्डर का जो हमारा डेमोग्राफी बदल चुकी है। पूरे भारत के जो बॉर्डर की 300 तहसीलें, उनकी पूरी डेमोग्राफी बदल चुकी है। चाहे वो नेपाल बॉर्डर हो, पाकिस्तान बॉर्डर हो,
बांग्लादेश बॉर्डर हो, म्यांमार का बॉर्डर हो, या इधर जो समुद्र का बॉर्डर है, गुजरात और महाराष्ट्र का और केरल का, गोवा का जो समुद्र वाला बॉर्डर, पूरे के पूरे बॉर्डर की डेमोग्राफी बदल चुकी है। भारत में किसी भी हाईवे किनारे आप चले जाइए, एयरपोर्ट के किनारे देख लीजिए, जो बड़े बड़े रेलवे स्टेशन उनके किनारे देख लीजिए, चाहे आप गाजियाबाद का बस स्टैंड देख लीजिए, चाहे मेरठ का बस स्टैंड देख लीजिए, आपको हर बस स्टैंड के पास, हर रेलवे स्टेशन के पास आपको घुसपैठियों की झुग्गी मिलेगी। और बाद में क्या होता है, सरकारी योजनाएं आती हैं, जहां झुग्गी वहीं मकान, इन घुसपैठियों को मकान भी मिल जाता है। ऐसे पहले खबर आई थी, गाजियाबाद में ही काफ़ी बड़ी मात्रा में घुसपैठियों ने मकान ले लिया, फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाया, और उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना में जो मुफ्त में मकान मिलता है उनको मकान भी मिल गया। तो ये जब तक फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने वालों के खिलाफ कठोर कानून नहीं बनेगा और घुसपैठियों की मदद करने वालों के खिलाफ कठोर कानून नहीं बनेगा, और घुसपैठ को देशद्रोह घोषित नहीं किया जाएगा। घुसपैठ को देशद्रोह घोषित करना ज़रूरी है, तभी जाके घुसपैठ रुकेगी, नहीं तो आने वाले टाइम में यूरोप का क्या हाल है आप देख लीजिए, बीच बीच में सोशल मीडिया में दिखाई पड़ता है। फ्रांस में सरकार बदल गई घुसपैठियों के चक्कर में, क्योंकि इसके पहले वाली जो सरकार थी वो घुसपैठियों के प्रति बड़ी उनको मतलब हमदर्दी थी। नतीजा हुआ पूरी फ्रांस ने सरकार को पलट दिया। अब वहाँ जो सरकार आई उसने, उसका मेन मैनिफेस्टो का पहला पॉइंट है हम घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे। घुसपैठ के दम पे पूरा यूरोप की सरकारें बदल रही हैं, वहाँ लोग घुसपैठियों से इतने परेशान हो चुके हैं, और हम भी बहुत परेशान हैं। मकानों का आपने जिक्र किया, अभी फिर से ऐलान हुआ है कि 2 या 3 करोड़ मकान फिर से बनवाए जाएंगे, प्रधानमंत्री आवास योजना। लेकिन आपने एक वीडियो अपने एक्स अकाउंट पर डाला है जिसमें आप कह रहे हैं कि जब तक ये इतने करोड़ मकान मिलेंगे तब तक 10 करोड़ तो बेघर पैदा हो जाएंगे। जरा एक्सप्लेन करेंगे उस वीडियो के मायने क्या हैं, वो क्यों आपने ऐसा लिखा है? देखिए, हमने भारत में इस समय 90,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं। हम जो बात कहते हैं नम्रता जी, हम उसको पूरे कैलकुलेशन के साथ कहते हैं। 90,000 बच्चे पर डे पैदा हो रहे हैं, इसका मतलब 27 लाख बच्चे हर महीने पैदा हो रहे हैं। इसका मतलब 2024 में 3.25 करोड़ बच्चे पैदा होंगे। इसकी जब मैंने कैलकुलेशन किया तो 3.25 करोड़ बच्चों में से 1.25 करोड़ बच्चे गरीबी रेखा के ऊपर पैदा होंगे, 2 करोड़ बच्चे गरीबी रेखा के नीचे पैदा होंगे। यानी 5 साल में 10 करोड़ बच्चे गरीबी रेखा के नीचे पैदा हो जाएंगे, यानी 10 करोड़ बेघर पैदा हो जाएंगे। इसलिए मैंने कहा कि जब तक 2 करोड़ घर बनेगा तब तक 10 करोड़ बेघर पैदा हो जाएंगे। अब भाई 2 करोड़ घर बनाने में 5 साल लग जाएगा, और इस 5 साल में 10 करोड़ बेघर और पैदा हो जाएंगे। तो बात तो वही हुई, आप 2 करोड़ को मकान दे रहे हो, 10 करोड़ बेघर पैदा हो जा रहे हैं। मकान बनेगा तो जमीन चाहिए। हमारे पास जमीन कितनी है? दुनिया की मात्र 2% है, और जनसंख्या हमारी कितनी है? 20%। भाई मकान आप बनाओगे, जमीन है का? या तो खेती वाली जमीन आप यूज करोगे, तो खेती फिर फसल कैसे पैदा होगी? तालाब पाटोगे, ग्राउंड वाटर कैसे मेंटेन होगा? नदियों को पाट पाट के मकान बनाओगे, फिर वही दिक्कत आएगी। अल्टीमेटली जमीन है, या जंगल काटोगे, आपको अगर घर बनाना है तो जमीन लाना पड़ेगा, जमीन तो वही है, तो बढ़ नहीं रही है। मकान बनाने के लिए पानी चाहिए। हमारे पास दुनिया का मात्र 4% पानी है, ग्राउंड वाटर हमारा 4% है। और आप पूरे भारत में उठा के देख लीजिए, आप यूपी, बिहार, बंगाल, तमिलनाडु, राजस्थान में चलो पानी खत्म ही हो चुका है। दिल्ली में देखिए पानी के लिए कितना हाहाकार मचा हुआ है, ग्राउंड वाटर खत्म हो चुका है। यूपी का ग्राउंड, गाजियाबाद का ग्राउंड वाटर, नोएडा का ग्राउंड वाटर पिछले 20 साल में कितना नीचे चला गया। अब वहाँ पे वो रीजनरेट तो हो नहीं रहा। अगर हमने ऐसे ही मकान बनाते रहे, ऐसे ही पानी खींचते रहे, तो जब पानी खत्म हो जाएगा तो चार्ज कहाँ से होगा? वो पानी वहाँ से आएगा कैसे? ग्राउंड वाटर खत्म तो खत्म, फिर तो जैसे यूपी की वही हालत हो जाएगी जो राजस्थान की हालत हो रखी है। लोग 2-2 किलोमीटर, इतना 2 बाल्टी पानी 2 किलोमीटर दूर से लेके आते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सबसे पहले आप जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाइए। हमने अगर चीन के साथ जनसंख्या नियंत्रण जब 1950 में चीन ने बनाया था ना, हम दो हमारे दो सबके दो, हमने वो किया होता, हमारी जनसंख्या 90 करोड़ होती। आज की डेट में हमारी जनसंख्या 150 करोड़ हो चुकी है। चीन का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज़्यादा है और हम चीन को क्रॉस कर चुके हैं। अमेरिका का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज़्यादा है, अमेरिका की जनसंख्या 33 करोड़ है, हम 150 करोड़ है। रूस का क्षेत्रफल हमसे 5 गुना ज़्यादा है, रूस की पॉपुलेशन 15 करोड़ है, हम 150 करोड़ है। कनाडा का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज़्यादा है, कनाडा की पॉपुलेशन 4 करोड़ है, हम 150 करोड़ है। ऑस्ट्रेलिया का जो एरिया है हमसे 2.5 गुना ज़्यादा है और पॉपुलेशन 2.5 करोड़ है। ऑस्ट्रेलिया का एरिया 2.5 गुना ज़्यादा है और पॉपुलेशन 2.5 करोड़ है, हम जो है 150 करोड़ हो चुके हैं। ब्राज़ील का क्षेत्रफल हमसे 2.5 गुना ज़्यादा है, जनसंख्या 22 करोड़ है, हम 150 करोड़ हो चुके हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आप ध्यान से देखिए, भारत की 50% समस्याओं का जो रूट काज है नम्रता जी, वो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। एयर पोल्यूशन मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट, और एयर पोल्यूशन से 100 बीमारियां पैदा हो रही हैं। वाटर पोल्यूशन मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट, वाटर पोल्यूशन से 100 बीमारियां पैदा हो रही हैं।
लैंड पोल्यूशन, मिट्टी गंदी होती जा रही है, तो जब मिट्टी गंदी हो जाएगी तो उसमें जो कुछ फसल पैदा होगी वो भी गंदी पैदा होगी, बिल्कुल वही खाएंगे, बीमार वही हम खाएंगे, फिर कैंसर होगा, दुनिया भर की बीमारी होगी। लैंड पोल्यूशन के कारण 100 बीमारियां पैदा हो रही है। लैंड पोल्यूशन का मूल कारण क्या है? जनसंख्या विस्फोट। नॉइज पोल्यूशन से मेंटल डिजीजेस पैदा हो रही है, मानसिक बीमारियां पैदा हो रही है। और नॉइज पोल्यूशन का मूल कारण क्या है? जनसंख्या विस्फोट। अशिक्षा का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट, बेरोजगारी का मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट, बढ़ते अपराध का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट। हमने तो पीएल किया हुआ इस पे, पॉपुलेशन कंट्रोल पे, सुप्रीम कोर्ट में। जब हम इस पे काम कर रहा था, मैंने कई सारे जेलर से व्यक्तिगत रूप से बात किया, संपर्क किया। हमने कहा आपके जेल में कितने कैदी हैं, और क्या होता है जब जेल में कैदी आता है उनके परिवार का ब्यौरा वहाँ रजिस्टर में लिखा जाता है। अच्छा, मैंने जाके चेक किया, वहाँ पे हम दो हमारे दो वाले अपराधी मिल ही नहीं रहे। वहाँ जितने अपराधी हैं, कोई 8 भाई, कोई 10 भाई, कोई 12 भाई, कोई 14 भाई, कोई 16 भाई, कोई 18 भाई, ऐसे 18 भाई बहन है। माता पिता ने पैदा तो कर दिया 18 भाई बहन, बाद में उनको बेसिक नीड दे नहीं पा रहे हैं, तो हो क्या रहा है? कोई चोरी करता है, कोई चेन स्नेचिंग करता है, कोई मोबाइल स्नेचिंग करता है, कोई ड्रग स्मगलिंग में लग जाता है, कोई कुछ करने लगता है, कोई कुछ करने लगता है, इसमें शुरू हो जाता है। तो बढ़ते अपराध का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। आप अगर ध्यान से देखिए तो भारत की 50% समस्याओं का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। इसलिए मैंने ट्वीट करके बोला था कि सबसे पहले 2 करोड़ मकान मत बनाइए, सबसे पहले हम दो हमारे दो लागू करिए। भारत देखिए भ्रष्टाचार कैसे बढ़ता है, जब किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो, सप्लाई कम हो ना, तो फिर करप्शन शुरू हो जाता है। तो डिमांड ज़्यादा, सप्लाई कम क्यों हो रही है? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है। मिलावटखोरी क्यों होती है? जब डिमांड ज़्यादा होती, सप्लाई कम होती है, तो मिलावटखोरी। तो हम 70% दूध मिलावटी है, 70% पनीर मिलावटी है, 70% घी मिलावटी है, 70%। तो आप सोच लीजिए कि भारत में केवल 30% शुद्ध लोगों को दूध मिल पा रहा है, और हम जो है उस पर चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। हम मुफ्त में मकान पे चर्चा कर रहे हैं, मुफ्त में बाकी सब चीज़ों पे चर्चा कर रहे हैं। इसी तरीके से जो आपकी जमाखोरी कब होती है? डिमांड ज़्यादा सप्लाई कम, जमाखोरी। डिमांड ज़्यादा सप्लाई कम, मिलावटखोरी। डिमांड ज़्यादा सप्लाई कम, घूसखोरी। डिमांड ज़्यादा सप्लाई कम, मुनाफाखोरी। तो भारत की जो भ्रष्टाचार है, अपराध है, इसका मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट। इसलिए मैं कहता हूँ सबसे पहले हम दो हमारे दो लागू करिए, और लॉलीपॉप वाला कानून काम नहीं करेगा। चीन जैसा कानून, जो हम दो हमारे दो माने वो भारतीय, जो हम दो हमारे दो ना माने उसकी नागरिकता खत्म, उसका बिजली पानी का कनेक्शन खत्म, उसको सिस्टम से बाहर करिए। भारत में रहे तो, लेकिन वो एक तरीके से शरणार्थी बन के रहेगा, उसकी नागरिकता वगैरह नहीं रहेगी। तब खौफ पैदा होगा, लोग मानेंगे, और एक बार मान लेंगे ना तो अगले 20-25 साल बाद सब ठीक हो जाएगा। नहीं तो कोई भी सरकार आ जाए, गरीबी खत्म नहीं कर सकती। बिल्कुल, गरीबी बढ़ी है। जब भारत की जनसंख्या 40 करोड़ थी तो भारत में 4 करोड़ गरीब थे, यानी 10% गरीब थे। अब भारत की जनसंख्या 150 करोड़ है और 81 करोड़ गरीब है, इसका मतलब 65% गरीब है। तो एक तो आप परसेंटेज देखिए तो गरीबी बढ़ रही है। 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देना पड़ रहा है। तो ये बहुत गर्व की बात नहीं है। नहीं, शर्म की बात है। मैं कह रहा हूँ शर्म की बात है। पता नहीं इसमें संसद में और विधानसभा मतलब लोकसभा राज्यसभा इसमें खुल के चर्चा क्यों नहीं हो रही है। इसलिए मैं कह रहा था कि हम 2 करोड़ मकान देने के विरोधी नहीं है, लेकिन ये मकान आप कैसे दे रहे हो? व्यापारियों का खून चूस के, मिडिल क्लास का खून चूस के। अल्टीमेटली आप 2 करोड़ मकान बनाओगे तो टैक्स बढ़ाओगे, इनकम टैक्स वसूलोगे, वैट वसूलोगे, जीएसटी वसूलोगे, टोल टैक्स वसूलोगे, दुनिया भर के टैक्स ही तो वसूलोगे। तो हो क्या रहा है? जो हम दो हमारे दो करके बेचारा मेहनत से कमा रहा है, उसका आप खून चूस रहे हो। और जो हम दो हमारे 10 कर रहा है, हम दो हमारे 12 कर रहा है, एक फिल्म भी आई हम दो हमारे 12, उस पर बड़ा बवाल भी हो रहा है, उसको आप बांट रहे हो। ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे देश बर्बाद हो जाएगा। अगर भारत को हमें बचाना है तो सबसे पहले, क्योंकि हमारे पास 2% जमीन है, हमारे पास 4% पानी है, जनसंख्या हमारी 20% हो चुकी है, आखिर कहाँ जाके रुकेगी? एक समय तो आएगा ना, इसको रोकना पड़ेगा। हम हर चीज़ के लिए हेलमेट के खिलाफ, हम हेलमेट न पहनने पर सज़ा हो सकती है, तो जनसंख्या विस्फोट करने पर सज़ा क्यों नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल। अच्छा अश्वनी जी, एक मुद्दा टेररिज्म को लेकर मतलब बहुत चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि कभी एक दौर था 2014 से पहले जब हम देखते थे वहाँ हमला हो गया, वहाँ हमला हो गया। पिछले 10 सालों में चीज़ें थोड़ी सी थमी, लेकिन जिस दिन शपथ ग्रहण हुआ नरेंद्र मोदी का, उसी रात खबर आ गई जम्मू कश्मीर से वैष्णो देवी एक बस जा रही थी और वहाँ पर टेररिस्ट अटैक हो गया। फिर कठुआ की खबर हमने देखी, अभी एक और खबर में पढ़ रही थी, खबर तो ये भी है कि एक आतंकवादी उसमें मारा गया है, लेकिन सवाल ये नहीं कितने आतंकवादी मारे जा रहे हैं, सवाल ये भी है कि कितने सिविलियंस की जान जा रही है। अच्छा, मोहन भागवत का एक बयान आता है जिसमें वो चुनावों को लेकर जो उन्होंने कहा, उन सबसे इतर उन्होंने मणिपुर का जिक्र किया। उन्होंने कहा मणिपुर 1 साल से राह तक रहा है कि कब वहां पर शांति होगी। दोनों चीजें अलग हैं, लेकिन हमें दोनों पर ही ध्यान देना होगा। आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए, कश्मीर में इस्लामिक टेररिज्म है और मणिपुर में क्रिश्चियन टेररिज्म है। कश्मीर में जो आतंकवादी हैं, स्वाभाविक सी बात है, वो सारे मुस्लिम हैं, ये फैक्ट है।
मैं ये नहीं कह रहा हूँ सारे मुस्लिम से आतंकवादी, ये नहीं कह रहा हूँ, इसको आप मिसकोट मत समझना। मैं ये कह रहा हूँ जो कश्मीर में आतंकवादी हैं 100% मुस्लिम है। ऐसे ही जो मणिपुर में हिंसा कर रहे हैं, जो हिंदुओं को से मितेई समुदाय को और बाकियों को मार मार के भगा रहे हैं, अभी लेटेस्ट में जो 70 घर जलाए गए, हिंदुओं घर जलाए गए, कौन जला रहे हैं? कुकी कौन है? क्रिश्चियन। और वो विवाद भी कुकी और मैतेई के बीच में था ना, जो भी हुआ था। हाँ हाँ। आप जरा सोचिए, अमेरिका में किसी संगठन की इतनी हिम्मत है कि वहां के जाके क्रिश्चियंस का घर जला दे। जापान में किसी संगठन की इतनी हिम्मत है कि वहां के जाके बौद्धों का घर जला दे। लेकिन हिंदुस्तान में हिंदुओं का घर जलाया जाता है, कश्मीर में भी जलाया जाता है, मणिपुर में भी जलाया जाता है। क्यों? बात वही आ गई, कानून का खौफ नहीं है। यहाँ तो सीएम के काफिले पर हमला हो जाता है। सीएम के काफिले पे हमला हो गया। अच्छा बताइए, 1990 में कश्मीर में नरसंहार हुआ था, हम लोगों ने फिल्म में देखी थी, कौन सी फिल्म आई थी? कश्मीर फाइल। आप बताइए, उस कश्मीर में नरसंहार करने वाले किसी भी अलगाववादी, आतंकवादी या उसके मददगार की नागरिकता खत्म हुई? नहीं। जिन लोगों ने 1990 में नरसंहार किया, कराया, मदद किया, उसमें किसी को आजीवन कारावास फांसी हुई? कश्मीर के किसी अलगाववादी की न 100% संपत्ति जब्त हुई, न नागरिकता खत्म हुई, न आजीवन कारावास फांसी हुआ। तो कश्मीर में खौफ कैसे पैदा होगा? मणिपुर में इतने दिन से चल रहा है, मणिपुर में किसी एक कुकी आतंकवादी की 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई, नागरिकता खत्म हुई, आजीवन कारावास फांसी हुई? नहीं। तो फिर कुकी में दहशत कैसे फैलेगी? मैं बार बार कह रहा हूं, पता नहीं इसको मैं समझा पाऊंगा अपने जीते जी या नहीं समझा पाऊंगा नम्रता जी। भारत में कानून का राज है, आप इसको समझिए, और कानूनी घटिया है। जिस आपकी स्कूटी या आपकी कार पेट्रोल से चलती हो और पेट्रोल ही नकली हो, तो आपकी कार कितनी देर ठीक से चले? उसका इंजन बैठ जाएगा, धड़ 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 करके वो गाड़ी रुक जाएगी आपकी। तो हो ये रहा है। भारत में कभी हमने गंभीरता के साथ चर्चा। अच्छा, ये मुझे बताइए, भारत की ये जो आतंकवाद की समस्या, ये विश्वव्यापी समस्या तो नहीं है? सिंगापुर में आतंकवाद नहीं है, जापान में नहीं है, दुनिया कई देशों में जापान नहीं है। इसका मतलब ये जो आतंकवाद है ये लाइलाज समस्या तो नहीं है। इसका मतलब हमारी दवा ठीक नहीं है। हमारे यहाँ बीमारी है, सिंगापुर में बीमारी नहीं है, जापान में वो समस्या नहीं, इसका मतलब हमारी दवाई ठीक नहीं है। सिखों का नरसंहार हुआ था 1984 में, दिल्ली में हुआ था, पंजाब में भी हुआ था, देश में भी अलग अलग हुआ। जिन लोगों ने सिखों को मारा, आप बताइए, उसमें किसी की 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई, किसी की नागरिकता खत्म हुई, किसी को आजीवन कारावास फांसी हुआ? टाइटलर का केस आज भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा है, आज भी जगदीश टाइटलर का। अभी अगर डिसाइड हो जाएगा तो 10 साल हाई कोर्ट चलेगा, फिर वहां डिसाइड होगा 10 साल सुप्रीम कोर्ट चलेगा, उसके पहले टाइटलर जी खुद ही चले जाएंगे, क्योंकि इतनी उम्र उनकी हो चुकी है। मैं बार बार कहता हूं, आप जस्टिस विद इन ईयर जब तक लागू नहीं करेंगे, कानून को कठोर नहीं बनाएंगे, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून नहीं बनाएंगे, आप वन नेशन वन पुलिस कोड जब तक नहीं बनाएंगे। आखिर क्या कारण है कि मणिपुर की पुलिस अलग तरीके से काम करती है, यूपी की पुलिस अलग तरीके से काम कर रही है और कश्मीर की पुलिस अलग तरीके से काम करती है? भैया, पुलिस को वेतन भत्ता अगर जनता की रक्षा के लिए मिलता है तो पूरे देश की पुलिस एक कानून से चलनी चाहिए और एक तरीके से काम करनी चाहिए। जजों को अगर जल्दी जल्दी न्याय करने के लिए वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला मिलता है तो पूरे देश के जजों को एक तरीके से काम करना चाहिए, उनके लिए यूनिफॉर्म जुडिशियल कोड होना चाहिए, पुलिस के लिए कि यूनिफॉर्म पुलिस कोड होना चाहिए। पूरे देश के जितने नौकरशाह हैं, चाहे वो हवलदार है, चाहे थानेदार है, चाहे वो तहसीलदार है, चाहे वो कलेक्टर है, चाहे कप्तान है, अल्टीमेटली उनको वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला किस लिए मिलता है? जनता की सेवा करने के लिए, जनता को सुरक्षा देने के लिए। तो पूरे देश के नौकरशाहों के लिए एक यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव कोड होना चाहिए। उस पर हमने चर्चा ही नहीं किया। भारत की कोई भी समस्या लाइलाज नहीं है, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, 1 साल के अंदर आतंकवाद खत्म हो जाएगा, 1 साल के अंदर माओवाद खत्म हो जाएगा, 1 साल के अंदर नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, पूर्वोत्तर का अलगाववाद भी खत्म हो जाएगा, कश्मीर का भी खत्म हो जाएगा। हाँ, उसके लिए आपको यूनिफॉर्म टैक्स कोड लागू करना पड़ेगा, ऐसे सारे सिस्टम को खत्म करना पड़ेगा जहां से ब्लैक मनी जनरेट होती है, जहां से हवाला चलता है। अल्टीमेटली जो कुकी आतंकवादी हैं, उनको बैठे बैठे भोजन वहां कौन दे रहा है? उनकी फंडिंग कैसे आ रही है? उनको बड़े बड़े हथियार कैसे आ रहे हैं? हमने हथियार सप्लाई करने को गंभीर अपराधी नहीं बनाया, अवैध हथियारों का कारोबार चल रहा है। आज तक ये बताइए, कितनी बार आपने सुना होगा पाकिस्तान की AK-47 मिली, फलाने जगह की AK-47 मिली, ऐसे सुनते हैं ना आप? बिल्कुल। किसी भी हथियार सप्लायर को फांसी हुई क्या? किसी भी हथियार सप्लायर करने वाले की नागरिकता खत्म हुई क्या? मुंबई बम ब्लास्ट में भी एक पाकिस्तान से AK-47 मिली थी,
मणिपुर में जितनी हिंसा हो रही है उसमें भी विदेशी सब राइफलें आ रही हैं। तो विदेशी राइफल आ कैसे रही है, विदेशी भारत में ड्रग आ कैसे रही है, कैसे आ रही है? खौफ नहीं है, उनको पता है कोई बात नहीं, भारत में सब चलता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। वो जो दिमाग में है ना, सब चलता है, वो खौफ पैदा करना पाओ। खौफ कैसे पैदा होगा? आप उठा उठा के फांसी देना शुरू करिए। जो आदमी जहां बम फोड़े उसको वहीं लाके उसके सर पे बम फोड़ दीजिए, खौफ पैदा हो जाएगा। जो आदमी जहां आके जो काम करे वैसी उसको सजा मिल वही। चाइना में ऑन स्पॉट होता है, चाइना में ऐसा नहीं होता जेल में आके फांसी देने, ना ना। अगर आपने बम फोड़ा है किसी पार्क में, आपको वहीं पार्क में लाके वहीं गोली मारी जाएगी। और आपने बम फोड़ा होगा 100 लोगों के बीच में, पूरा मोहल्ले वालों को 10,000 लोगों को इकट्ठा करके फिर गोली मारी जाएगी। मैसेज दिया जाएगा, मैसेज दिया जाएगा कि लोगों के दिमाग से खौफ पैदा हो जाएगा, अरे कोई गड़बड़ करेगा ये होगा। जब तक वो नहीं करेंगे ना, हम झूठे मानवाधिकार की दुहाई दे रहे हैं। हमारी पुलिस व्यवस्था गुलामी वाली है, हमारी न्यायिक व्यवस्था सड़ी हुई है, गुलामी वाली है, हमारी प्रशासनिक व्यवस्था वही गुलामी वाली है, हमारी टैक्स व्यवस्था वही गुलामी वाली है। और चूंकि व्यवस्था गुलामी वाली है तो सोच गुलामी वाली है। ये जज दुनिया भर के भाषण देते रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, 1,000 पन्ने का जजमेंट दे रहे हैं, 5,000 पन्ने का जजमेंट काहे लिए दे रहे भैया? बिल्कुल। अरे तुम हमें 1 साल के अंदर फैसला तो दे नहीं पा रहे, 1,000 पेज के जजमेंट, उसमें बड़ा बड़ा फिलॉसफी, बड़ी दर्शन, ये ढेकाने करके दे रहे हो आप। वही चला आ रहा है ना, वही चला रहा है। मैं कई बार निवेदन कर चुका हूं, ये जो अभी मोदी जी 15वें भारतीय हैं जो प्रधानमंत्री बने, मुर्मू जी 15वीं भारतीय हैं जो राष्ट्रपति बनी है, और चंचूड़ साहब 50वें भारतीय हैं जो CGI बने। ये तीनों लोग बहुत मेहनती हैं, मोदी जी, चंचूड़ साहब, मुर्मू जी। ये तीनों लोग देश में बदलाव करना चाहते हैं, लेकिन अभी तक उस पर नहीं बैठे कि भारत में जस्टिस विधिनियर कैसे होगा, 1 साल के अंदर मुकदमे का फैसला कैसे होगा। इस पे एक बार अगर प्रधानमंत्री जी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और राष्ट्रपति जी एक साथ बैठक कर लें तो ये निकल आएगा। इसका रास्ता है, एकदम रास्ता निकला हुआ है। मैं बता के देने के लिए तैयार हूं, मैं कानून ड्राफ्ट करके देने के लिए तैयार हूं, कैसे जस्टिस विधिनियर होगा, कैसे तहसीलदार भी 1 साल के अंदर फैसला करेगा, SDM भी 1 साल के अंदर फैसला करेगा, DM भी 1 साल के अंदर मुकदमे की सुनवाई खत्म कर देगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी 1 साल में सुनवाई हो जी, हाई कोर्ट में भी हो जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में हो जाएगी, 1 साल के अंदर हो जाएगी। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन पता नहीं क्यों तीनों लोग नहीं बैठ पा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जस्टिस विद इन अ ईयर की आप अक्सर बात करते हैं और इसके क्या फ़ायदे हैं, इस पर भी हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। पुराने इंटरव्यूज़ भी आप NMF न्यूज़ के पेज पर जाकर देख सकते हैं। सर को भी आप X पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे तो आप लगातार वीडियोस हर मुद्दे पर लगभग डालते ही रहते हैं। तो अश्वनी उपाध्याय को आपने सुना, सर शुक्रिया। कुछ एक ऐसे मुद्दे थे जिन पर आपने अपनी राय रखी, जिन पर हमने चर्चा की। मैं निवेदन करूंगा इस वीडियो के कमेंट में आप ये जरूर लिखिएगा आप और किन विषयों पे चर्चा हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप बताइएगा कि अब जिस टॉपिक पर हमने डिस्कस किया वो आपको कैसा लगा और आप किस पर चाहते हैं चर्चा हो, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया सर मेरे साथ जुड़ने के लिए, और जिन लोगों ने इस इंटरव्यू को देखा, पसंद किया, शेयर भी कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।